हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का जेट एमसीक्यू सीरीज के अंतर्गत। आज की इस एमसीक्यू सीरीज में हमारा चैप्टर रहने वाला है आपका आवर्त सारणी। इस चैप्टर के अपन 25 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। इससे पहले सभी स्टूडेंट्स जुड़ जाएं, फिर अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का आपका पहला प्रश्न है। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर, क्या बताना है? आधुनिक आवर्त सारणी के अंतर्गत तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है। और ये क्वेश्चन आपका जेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी को किसके आधार पर व्यवस्थित किया गया है। ऑप्शन क्या है आपके? ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक, न्यूट्रॉनों की संख्या और संयोजकता। तो आपको पता है जो आधुनिक आवर्त सारणी का नियम था, वो आधुनिक आवर्त सारणी का नियम दिया था आपके हेनरी मोजले ने। किसने दिया था? हेनरी मोजले ने दिया था। अब हेनरी मोजले ने दिया था और उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने यह बोला था कि ये आपके परमाणु क्रमांक तत्वों के जो आवर्ती फलन होते हैं, तत्वों के जो परमाणु क्रमांकों के तत्व होते हैं, क्या होते हैं? परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन होते हैं। ये पूछा जा रहा है आपसे कि जो आपकी आधुनिक आवर्त सारणी है वो किस पर आधारित है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? परमाणु क्रमांक पर। किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? सेकंड क्वेश्चन ये है, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं आंसर दें कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार पर, यह बताना है कि आवर्त सारणी में अपन बाएं से दाएं जाएंगे तो आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आपके पास ऑप्शन है बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। ये बताना है फर्क क्या रहेगा, बताओ। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं कमेंट करें जिससे कि मुझे पता चल सके। देखो, अगर अपन बात करें आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तब जो आपका आकार होता है वो कम होता है। आकार क्या होता है? कम होता है। और कम होने का कारण क्या है? तो कम होने का आपका कारण है जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव बढ़ने से, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने से आपका क्या हो जाता है? आकार कम हो जाता है। लेकिन अगर बात करें अपन ऊपर से नीचे आने पर, मतलब टॉप टू बॉटम आने पर आकार बढ़ता है। क्या होता है? आकार बढ़ता है। और कारण क्या है? कोषों की संख्या बढ़ती है। कोषों की संख्या बढ़ती है। लेकिन पूछा क्या जा रहा है आपसे? पूछा ये जा रहा है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार क्या होता है? कम होता है। अब कम होगा तो कौन सा आंसर होना चाहिए? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी आवर्त में
बाएं से दाएं जाने पर आकार क्या हो जाता है आपका, कम हो जाता है। ठीक है महेश, गुड आफ्टरनून। थर्ड क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे अधिक होती है? ये बताना है कि आपकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो सबसे ज्यादा कौन से तत्व की होती है। ऑप्शन क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब ये बताना है कि इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी है, बताओ। तो देखो अगर आपसे पूछा जाए विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता पूछी जाए तब उसका क्रम क्या रहता है, इसका क्रम रहता है आपकी विद्युत ऋणता का, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, क्लोरीन की उससे कम, ब्रोमीन की उससे कम और आयोडीन की सबसे कम। ये तो आपका क्रम है किसका, विद्युत ऋणता का। लेकिन अगर आपसे इलेक्ट्रॉन बंधुता पूछे, इलेक्ट्रॉन बंधुता पूछे मतलब इलेक्ट्रॉनों को बांधे रखने की क्षमता, अगर इसको पूछता है तब याद रखना है आपको कि जो आपकी क्लोरीन होती है उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा, फिर उससे कम फ्लोरीन की, फिर उससे कम ब्रोमीन की और सबसे कम आयोडीन की। ये वाला क्रम आपको इलेक्ट्रॉन बंधुता के लिए याद रखना है। अब ये देखें कि इनमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की तो यहाँ बात ही नहीं है। जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा और किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा, फ्लोरीन की। लेकिन ये पूछ रहे इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी ज्यादा, क्लोरीन की, क्योंकि इसका आकार छोटा होता है। छोटे आकार की वजह से इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ जाती है इसकी। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका क्लोरीन, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन की अप्रोच लगानी है। बिल्कुल रोशनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि आपका जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक के तत्वों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। यानी डी ब्लॉक का अन्य नाम बताना है आप लोगों को। बताओ डी ब्लॉक का अन्य नाम क्या होगा। फटाफट से आंसर कमेंट करते रहें। देखो जो डी ब्लॉक है उसका अन्य नाम होता है संक्रमण धातुओं। कौन सा होता है, संक्रमण धातुओं। और इसका कारण क्या है, कारण क्या है संक्रमण धातुएं कहने का। और डी ब्लॉक आंशिक भरा है, डी ब्लॉक कैसा भरा रहता है, आंशिक भरा रहता है, इसलिए अपन इसको नाम क्या दे देते हैं, संक्रमण धातु। ठीक है, तो पूछा क्या जा रहा है आपसे, इनमें से देखो सामान्य तत्व यानी रिप्रेजेंटेटिव तत्व तो हम या इसको प्रतिनिधि तत्व बोल सकते हैं। प्रतिनिधि तत्व तो अपन एस ब्लॉक को बोलते हैं, एस ब्लॉक को बोलते हैं। संक्रमण तत्व डी ब्लॉक को बोलते हैं। अंतः संक्रमण तत्व एफ ब्लॉक को बोलते हैं। और अब अक्रिय कैसे, ये होता है आपका पी ब्लॉक के अंदर ये आते हैं वर्ग 18। ये किसको बोला जाता है, वर्ग 18 को। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, डी ब्लॉक को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल महेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बता दें।
क्वेश्चन ये है, द्वितीय आवर्त में उपस्थित तत्वों के लिए कौन सा उपकोष बाह्यतम कोष होता है? कौन सा उपकोष बाह्यतम कोष होता है, ये बताना है। द्वितीय आवर्त में उपस्थित इन तत्वों के लिए कौन सा कोष होगा इनमें से जो बाह्यतम होगा, मतलब लास्ट में अंतिम कक्ष, बाह्यतम का मतलब अंतिम कोष कौन सा होगा, बताएं। तो देखो किस कोश के लिए बात की जा रही है आपके लिए, n बराबर 2, इसके लिए n बराबर 2 यानी द्वितीय आवर्त के लिए n बराबर 2 के लिए। अब n में देखो पहला कोश कौन सा होता है आपका, K, L, M और N। तो ये तो पहला कोश है जो आपके किसके लिए होता है, पहले आवर्त के लिए। दूसरा कोश मतलब ये रहा आपका L, दूसरा कोश कौन सा है L, यानी n बराबर 2 के लिए कौन सा कोश होगा, तो L कोश होगा। कौन सा होगा, L कोश होगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड यानी L कोश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और ये तो जस्ट अभी बताया है मैंने, ये क्वेश्चन तो जस्ट अभी बताया है बच्चों। बता दो सर्वाधिक विद्युत ऋणता मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है, इनमें से सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी है, ये बताना है। बताओ, ये अभी तो मैं करवाया है जस्ट मैंने, इन चारों में से किसकी विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा है, बताओ। तो देखो अगर सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व पूछे तो एक ही है, उसका नाम है फ्लोरीन। क्या है, फ्लोरीन है। अब फ्लोरीन है जिसको F से लिखते हैं, और टोटल कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, सबसे ज्यादा 4 होती है। इस बात का ध्यान रखें। पूरी आवर्त सारणी के अंदर, पूरी आवर्त सारणी के अंदर सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी तत्व है, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है, फ्लोरीन है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, चिरिक का नियम लॉ ऑफ प्राइड्स किसने प्रतिपादित किया था, लॉ ऑफ प्राइड्स किसने प्रतिपादित किया था, बताओ। चिरिक का नियम किसने दिया था, प्रकाश, ऑप्शन बी आ रहा है सर। बाकी के बच्चे भी बताएं, महेश का भी बी आ रहा है, रोशनी का भी। देखो त्रिक का नियम, त्रिक का मतलब क्या है, 3 तत्वों के समूह, 3 तत्वों के समूह। अब 3 तत्वों के समूह किसने बनाए थे, तो ये बनाए थे डोबेराइनर ने। किसने बनाए थे, डोबेराइनर ने, डोबेराइनर ने बनाए थे। जैसे आपका लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये आपके एग्जाम्पल है इस तरीके के, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो किसने दिया था, ये पूछा जा रहा है आपसे, किसने दिया था, तो डोबेराइनर ने। किसने दिया था, डोबेराइनर ने, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अष्टक का नियम, लॉ ऑफ ऑक्टेव किस वैज्ञानिक ने दिया? अष्टक नियम किसने दिया था? ऑप्शन आपके सामने है, लॉथरवेयर, न्यूलैंड्स, मेंडलीव और प्राउस्ट। किसने दिया था ये बताओ? न्यूलैंड का अष्टक नियम किसने दिया था? अष्टक नियम किसने दिया था? इसका अगर पूरा नाम लिखोगे तभी पता चल जाएगा। न्यूलैंड का अष्टक नियम, अष्टक नियम क्या बोला था इसने? अष्टक नियम में पहले व आठवें तत्व के गुण समान होते हैं। और क्या याद रखना है? और ये याद रखना है, कैल्शियम तक ही लागू है, कैल्शियम तक ही लागू है। ये जो आपका नियम है, हाँ बिल्कुल बता दिया, क्योंकि जैसे ही प्रकाश आप उसका पूरा नाम लिखोगे तो ही आपका क्या आ जाएगा, उसका नाम आ जाएगा। तो क्या नाम पूछा जा रहा है, किसने दिया था? तो देने वाले भाई साहब कौन थे? देने वाले भाई साहब हैं न्यूलैंड। कौन है? न्यूलैंड। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, बाकी के चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी वो किस पर आधारित थी? अंशुल, तो फिर क्लास अटेंड कर लिया करो। चलो बताओ, तो मेंडलीव का उसकी आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? डी। इसको अपन परमाणु क्रमांक भी बोल सकते हैं, इसको अपन क्या बोल सकते हैं? परमाणु क्रमांक भी बोल सकते हैं। एटॉमिक मास, बिल्कुल प्रकाश किस पर आधारित थी? एटॉमिक मास पर। तो आंसर जो मेंडलीव था उसने क्या बोला था? तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, भौतिक व रासायनिक गुण परमाणु भार के, परमाणु भारों के आवृत्ति फलन होते हैं। क्या होते हैं? आवृत्ति फलन होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा सर, क्या बोला था? परमाणु भार। क्या बोला था? परमाणु भार। अब देखें कौन सा है? परमाणु संख्या, परमाणु भार, परमाणु आयतन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ना तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ना परमाणु आयतन है, और ना आपका परमाणु क्रमांक है। ये तो किसने दिया था? हेनरी मोजले ने। पहला क्वेश्चन हेनरी मोजले ने। तो ये किसका बचा फिर आपका? ये बचा परमाणु भार मेंडलीव का। किसका बचा? मेंडलीव का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब आप लोगों को ये बताना है कि आपकी जो आधुनिक आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग और आवर्त, कुल आवर्त यानी ग्रुप और पीरियड्स की संख्या बतानी है आप लोगों को। बताओ टोटल कितने हैं, वर्ग कितने हैं और आवर्त कितने हैं? अगर अपन बात करें कुल कितने वर्ग हैं, तो देखो पहली बात तो वर्ग होते क्या है आपके?
जो ऊर्ध्वाधर लाइनें होती हैं, ऐसे करके जो लाइनें होती हैं वो क्या होती हैं आपके वर्ग होते हैं, और ऐसे करके जो लाइनें होती हैं आपकी वो क्या होती हैं आवर्त होती हैं। मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं और इसको, ये तो क्या होंगे आपके आवर्त, और ये क्या होने वाले हैं वर्ग। तो वर्गों की जो संख्या है वो टोटल कितनी है 18 है। वर्गों की संख्या कितनी है टोटल 18 है, और आपके जो आवर्त हैं वो कितने हैं टोटल 7 आवर्त हैं। कितने आवर्त हैं 7 आवर्त हैं, बिल्कुल रोशनी 18 वर्ग और 7 आवर्त। 18 वर्ग और 7 आवर्त, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। तो ये आपके आधुनिक आवर्त सारणी के क्या है आवर्त और वर्गों की संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, आवर्त सारणी में शून्य समूह या जीरो ग्रुप या वर्ग 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है। वर्ग 18 बोल के तो इसमें आपके पास आंसर ही क्लियर कर दिया क्वेश्चन वाले ने। ऑप्शन से हैं आपके 4 धातुएं, हैलोजन, अक्रिय गैसें या चालकोजन। आंसर बताएं क्या बोला जाएगा। डीके और रोशनी दोनों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी सर। बाकी के बच्चे भी बताएं। नोबल गैसेज, हाँ अक्रिय गैसें या नोबल गैसेज ही बोला जाएगा। लेकिन अपन बात करें अगर अपन इसके बारे में कि जो 4 धातुएं हैं वो क्या है, तो वर्ग 1 की धातुएं। वर्ग 1 की जो धातुएं होती हैं उनको क्या बोला जाता है 4 धातुएं। वर्ग 17 की धातु है उनको क्या बोला जाता है, वर्ग 17 में जो आपके तत्व आते हैं उनको बोला जाता है हैलोजन। ये क्या है, या तो इसको बोल दो वर्ग 18 या फिर बोल दो शून्य वर्ग। क्या बोल दो शून्य वर्ग। ठीक है, और ये बचा चालकोजन, तो वर्ग 16। चालकोजन फैमिली किसको बोला जाता है, वर्ग 16 को बोला जाता है। पूछा कौन सा जा रहा है आपसे, वर्ग 18 का। तो वर्ग 18 को अपन क्या बोलते हैं अक्रिय गैसें। क्या बोलते हैं अक्रिय गैसें बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्षारीय मृदा धातुएं। क्षारीय मृदा धातुएं यानी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को आवर्त सारणी के किस वर्ग में, वर्ग का नाम बताना है, किस वर्ग में रखा गया है। क्षारीय मृदा धातुएं कौन से वर्ग में रखी जाती हैं, आंसर करें फटाफट से। फटाफट से आंसर करें सभी बच्चे। चलो, अधिकतर बच्चों का आ रहा है वर्ग सेकंड बोला जाता है सर। तो देखो जो क्षारीय धातु होती हैं वो वर्ग 2 की धातु है। कौन सी, वर्ग 2 की धातु है। और ये बता रखा है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये सारी धातुएं किसकी हैं आपकी वर्ग 2 की धातु हैं। किसकी धातु हैं वर्ग 2 की धातु हैं। और यही पूछा जा रहा है कि वर्ग 2 की धातुओं को क्या बोला जाता है, जो आपकी क्षारीय मृदा धातु है या क्षारीय मृदा धातुओं को किस वर्ग में रखा जाता है। तो दोनों का जो आंसर है देखो, अगर ये पूछ ले कि वर्ग 2 में कौन सी धातुएं रखी जाती हैं, अगर ये पूछ ले आप लोगों से कि वर्ग 2 में कौन सी धातुएं रखी जाती हैं, तब क्या बोलेंगे
4 ही मृदा धातु। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है कि 4 ही मृदा धातुओं को कहां पर रखा जाता है, वर्ग 2 में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ये तो जस्ट अभी करवाया है मैंने तुम्हें, फटाफट से आंसर दें। एलोजन तत्वों को, एलोजन तत्वों को किस वर्ग में रखा गया है, बताओ। हाँ, आंसर आ चुका है सर, वर्ग 17 के तत्वों को एलोजन तत्व बोला जाता है। एक तो क्या याद रखना है, वर्ग 17 कौन कौन सी आती हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। कौन कौन सी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन धातु आती हैं आपकी। तो आंसर तो क्या हो जाएगा आपका, वर्ग 17। लेकिन वर्ग 15 को क्या बोला जाता है, नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। वर्ग 16 को अभी बताया, चालुकोजन फैमिली। वर्ग 16 को क्या बोला जाता है, चालुकोजन फैमिली। वर्ग 18 तो पता ही है, शून्य वर्ग, शून्य वर्ग या फिर अक्रिय गैसें, अक्रिय गैसें। और वर्ग 17 बताइए आपका हेलोजन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड था। ठीक है, बाकी की चीजें हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु तीनों आती हैं, तीनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। आपको ये बताना है कि आवर्त सारणी के 4 ब्लॉक होते हैं, एस, टी, डी और एफ। इन चारों में से किस ब्लॉक में तीनों प्रकार की धातु हैं, धातु, अधातु और उपधातु तीनों प्रकार के तत्व प्रेजेंट होते हैं, बताओ। बताएं फटाफट से। हाँ, आंसर आना स्टार्ट होते हैं। ब्लॉक का नाम बता दें, ब्लॉक का नाम है पी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक, पी ब्लॉक। इसमें तीनों प्रकार की धातुएं थी। कहाँ से स्टार्ट होता है ये पी ब्लॉक, तो वर्ग 13 से, वर्ग 13 से वर्ग 18 तक, वर्ग 18 तक। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा पी ब्लॉक। पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जहां पर तुम्हारे तीनों प्रकार के तत्व प्रेजेंट होते हैं, धातु, उपधातु और अधातु और उपधातु। तो आंसर क्या हो जाएगा, पी ब्लॉक। आंसर क्या हो जाएगा, पी ब्लॉक। और आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड। हाँ प्रकाश बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, आवर्त सारणी में कितने तत्व याद करना जरूरी है। तो देखो, मैंने जो तुम्हें एस ब्लॉक करवाया है ना प्रकाश, वो तो याद होना ही होना चाहिए। उसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक में जितने तत्व, एफ ब्लॉक के अंदर तुम्हें जितने तत्व करवाए वो याद होने चाहिए। ठीक है, मतलब ये है कि तुम्हारा अप्रोक्सीमेट 30 तत्व याद है तुमको।
और उसके बाद इम्पोर्टेंट तत्व है तो वो याद होने चाहिए बस। अब आंसर दो, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मान क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगा या अनियमित रूप से बदलता है? कैसा रहता है बताओ। आयनन विभव का मान बताना है, घटेगा, बढ़ेगा या समान रहेगा? देखो, अगर आयनन विभव की बात करें तो ये आयनन विभव आयनन ऊर्जा के क्या होता है, समानुपाती होता है। और आप लोगों को पता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा घटती है। तो क्या आयनन विभव भी घटेगा? बिल्कुल घटेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये है, निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? इनमें से उपधातु है ये बताना है। बताओ, इनमें से कौन सा आपका उपधातु है? तो देखो, उपधातुओं की बात करें, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये आपके क्या हैं? उपधातु हैं। ये सारे के सारे क्या हैं आपके? और अभी तो एक और रह गया एंटीमनी, ये आपके क्या हैं? सारे के सारे उपधातु हैं। अब देख लो इनमें से कौन सा मैच कर रहा है? तो सर सिलिकॉन मैच कर रहा है। कौन सा मैच कर रहा है? सिलिकॉन मैच कर रहा है। ये क्या है आपके? ये सारे के सारे उपधातु हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा बताओ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को किस ब्लॉक में रखा गया है? लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को किस खंड के अंदर या किस ब्लॉक के अंदर रखा गया है ये बताना है। बताओ, किसके अंतर्गत रखा गया है? फटाफट से आंसर कमेंट करें। बताओ, कौन सा आंसर होना चाहिए? अधिकतर बच्चों के आंसर आ रहे हैं सर ऑप्शन नंबर डी, और ब्लॉक का नाम है एफ ब्लॉक। क्या है? एफ ब्लॉक। तो देखो, तो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड आपके दोनों आते हैं, वो कहाँ पर आते हैं? एफ ब्लॉक के अंतर्गत। एफ ब्लॉक के अंतर्गत। अब लेंथेनम में पहला तत्व, लेंथेनॉइड में पहला तत्व लेंथेनम आता है, इसलिए इसका नाम लेंथेनॉइड। और इसमें पहला तत्व एसी यानी एक्टिनम आता है। दोनों आते कहाँ पर हैं? एफ ब्लॉक के अंतर्गत। दूसरी बात, लेंथेनॉइड आपकी 4s है, 4f श्रेणी से स्टार्ट होता है, और ये एक्टिनॉइड 5f श्रेणी से स्टार्ट होता है। तो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड दोनों किस ब्लॉक में आते हैं? एफ ब्लॉक में। इसका दूसरा नाम होता है अंतः संक्रमण तत्व। कौन सा? अंतः संक्रमण तत्व। इसका दूसरा नाम क्या है? अंतः संक्रमण तत्व है। लेकिन पूछा क्या था आप लोगों से
पूछा ये है कि ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, तो एस ब्लॉक के, सी ब्लॉक के, डी ब्लॉक के और एफ ब्लॉक के। तो आंसर हो जाएगा एफ ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, एफ ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, हाँ, प्रकाश का सही है, महेश का सही है, दिव्यकांत का भी सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 18, ये बताना है इनमें से आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होगी, इनमें से सबसे ज्यादा आयनन ऊर्जा किसकी होगी, बताओ। आयनन ऊर्जा बताना है किसकी ज्यादा रहने वाली है। फटाफट से आंसर कमेंट करें। देखो, आयनन ऊर्जा की बात करें तो आवर्त में अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगा, बढ़ती है, क्या होता है, बढ़ती है। लेकिन आप लोग अगर वर्ग की बात करें तो वर्ग में टॉप टू बॉटम जाते हो तो घटती है। अब ये देखना पड़ेगा सर ये तत्व कहाँ विराजमान है, वर्ग या आवर्त में। तो देखो, पहले आपका लिथियम, अब उसके बाद आपका नियोन यहाँ आएगा, हीलियम आएगा आपका लास्ट में, नियोन आएगा इसके नीचे, ठीक है, क्लोरीन इधर आ जाएगा। इस तरीके से विराजमान है। अगर जो कंपैरिजन करेंगे अपन तो यहाँ कंपैरिजन होने वाला है, क्योंकि अब की जो आयनन ऊर्जा है वो वर्ग में तो वैसे ही कम हो जाती है, वर्ग में तो कम होती है। कम मतलब ये तो आंसर नहीं होने वाला, न्यून न्यून तो आंसर नहीं होगा। अब अगर अपन इधर से इधर जाते हैं तो बढ़ती है, क्या होता है, बढ़ती है। तो सबसे ज़्यादा आयनन ऊर्जा किसकी, सबसे ज़्यादा आयनन ऊर्जा किसकी, हीलियम की। बिल्कुल, जिन बच्चों ने आंसर हीलियम दिया है वो बिल्कुल सही है। सबसे ज़्यादा आयनन ऊर्जा किसकी, हीलियम की होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, चलो ये बता दो, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या पूछा जा रहा है तुमसे, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मक प्रकृति, क्या विद्युत धनात्मक प्रकृति बढ़ेगी या घटेगी, ये बताओ। क्या होगा, देखो सीधा सीधा मतलब याद रखना, विद्युत धनात्मक प्रकृति मतलब धात्विक गुण और विद्युत ऋणात्मक प्रकृति मतलब अधात्विक गुण। किसकी बात हो रही है, बात हो रही है सर विद्युत धनात्मक प्रकृति की, तो इसका मतलब धात्विक गुण की पूछा जा रहा है। किसकी पूछा जा रहा है, धात्विक गुण के बारे में। और धात्विक गुणों की अगर बात करें तो आवर्त में अगर आप बाएं से दाएं जाते हो मतलब लेफ्ट टू राइट जाते हो तो घटती है, क्या होता है, घटती है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, घटेगी। क्या हो जाएगा, घटती है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु डायरेक्ट लाइटेस्ट मेटल कौन सी है, डायरेक्ट याद रखने वाला क्वेश्चन है, फटाक से आंसर दे दो। और ये क्वेश्चन आपसे टेस्ट में भी कई बार पूछा गया है, बताओ क्या होना चाहिए आंसर।
आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल, सबसे हल्की धातु आपकी पूरी आवर्त सारणी के अंतर्गत वो है लिथियम। लिथियम जिसको प्रतीक होता है Li। क्या होता है प्रतीक जिसका? Li। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हेनरी मोजले के अनुसार तत्वों के गुण किसके आवर्ती फलन होते हैं? और ये लाइन मैं तुम्हें स्टार्टिंग से करवा रहा हूँ, जब से क्वेश्चन करा रहा हूँ इस चैप्टर में। आज बताओ आंसर क्या होगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। एटॉमिक नंबर, ओके। दिव्यकांत एक बार दोबारा सोचो आप, जब परमाणु भार के लिए तो कोई और ही पैदा हुआ था, और वो पैदा हुआ था आपका मेंडलीव। कौन पैदा हुआ था परमाणु भार के लिए? मेंडलीव। लेकिन इसका नाम तो है मोजले। इसका नाम क्या है? मोजले। जो तुम्हारी मौज लेगा भी जेट के अंदर। ठीक है, मेंडलीव ने तो परमाणु भार। महेश, 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इसको करने के बाद 4 क्वेश्चन और हैं। ठीक है, लेकिन ये पूछ रहा है हेनरी मोजले। तो मोजले भाई साहब ने दिया था आपका, क्या दिया था? परमाणु संख्या बोलो, क्या बोलो? परमाणु संख्या बोलो, या परमाणु क्रमांक बोलो। परमाणु क्रमांक बोलो, या फिर इंग्लिश में एटॉमिक नंबर बोलो। 3 नाम बता दिए, कोई भी आंसर चिपका दो। बिल्कुल, क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या हो जाएगा सर। बिल्कुल। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? जो संक्रमण तत्व हैं उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, वो बताना है। बताओ। देखो, पहले तो ये जान लो कि संक्रमण तत्व है कौन से? डी ब्लॉक के। कौन से हैं? डी ब्लॉक के। देखो, जहां पर तुम्हें डी ब्लॉक दिखाई दे रहा है वही आंसर है तुम्हारा। जहां पर डी ब्लॉक दिखाई दे रहा है वही आंसर है तुम्हारा। डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है ये तुम लोग बखूबी जानते हो। n-1 डी 1 से 10, 1 से 10 ns 1 से 2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n-1 डी 1 से 10 ns 2 भी लिख सकते हैं। बताओ तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। लेकिन इसकी बात कर लें, यहाँ पर P दिखाई दे रहा है, मतलब P ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये D ब्लॉक का, और ये आपका S ब्लॉक का। अगर यहाँ पर n-1 D0 और जोड़ दें, यहाँ पर अगर n-D0 1 जोड़ दें तो ये किसका हो जाएगा? आपका F ब्लॉक का। किसका हो जाएगा? F ब्लॉक का। पूछा किसका जा रहा है आपसे? किसका पूछा जा रहा है? किसका पूछा जा रहा है आपसे? डी ब्लॉक का पूछा जा रहा है। तो डी ब्लॉक कहाँ है? ये रहा बच्चों, डी ब्लॉक कहाँ है? ये रहा सर। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या रहने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक धात्विक प्रकृति वाला है, बताओ। सर्वाधिक धात्विक प्रकृति किसके अंतर्गत है। क्वेश्चन आपके सामने है। थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर दें। अभी मैंने बताया है धात्विक प्रकृति वाला सिस्टम तुम्हें, तुक्का फिट ना करें। तुक्का फिट ना करें। चलो एफ नहीं है। देखो धात्विक प्रकृति, धात्विक प्रकृति ऐसे मान लो तुम समानुपाती परमाणु आकार की, परमाणु आकार की, या व्युत्क्रमानुपाती मान लो तुम किसके, आयनन ऊर्जा के, किसके, आयनन ऊर्जा के। अब इनकी बात कर लेते हैं। आपका सबसे पहले लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और इसके बाद आता है तुम्हारा सीजियम। अब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इसका मतलब आकार बढ़ेगा। ऊपर से नीचे आने पर क्या बढ़ेगा बच्चों, आकार बढ़ेगा। और आकार बढ़ने से ही क्या होगा, धात्विक प्रकृति बढ़ेगी। या फिर ऐसे मान लो कि ऊपर से नीचे आने पर धात्विक जो आपका आयनन ऊर्जा है वो बढ़ेगी, और आयनन ऊर्जा के घटने से क्या हो जाएगा, धात्विक प्रकृति बढ़ जाएगी। तो ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है, क्या होता है, बढ़ती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सीजियम। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सीजियम। ठीक है, सबसे ज्यादा धात्विक प्रकृति जिसके अंदर, सीजियम के अंतर्गत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। किस आवर्त को आवर्त सारणी का अति लघु आवर्त कहा जाता है। किस आवर्त को अति लघु आवर्त कहा जाता है, ये बताएं। इनमें से अति लघु आवर्त कौन सा है। रोशनी का आंसर आ चुका है, ऑप्शन फर्स्ट। बाकी के भी बताएं आंसर क्या होना चाहिए। बाकी के बच्चे आंसर दें। तो देखो, अगर आप देखोगे वर्ग एक आपका स्टार्ट होगा ना, तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा, आपका हाइड्रोजन से। और उसके अंदर दो ही तत्व देखने को मिलेंगे आपको, हाइड्रोजन, उसके बाद आपका वहाँ मिल जाएगा हीलियम। तो आप देख सकते हैं कि जो सबसे छोटा है वही क्या है, अति लघु आवर्त। और इसके अंदर प्रथम आवर्त को यहाँ क्या लिखेंगे, आवर्त लिखेंगे। कौन सा आवर्त है, फर्स्ट। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम आवर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन। तत्वों का कौन सा युग्म आवर्त सारणी के एक ही वर्ग में, कौन सा आपका जो जोड़ा है वो एक ही वर्ग में उपस्थित होता है। जैसे सोडियम मैग्नीशियम, सोडियम पोटेशियम, कार्बन नाइट्रोजन, क्लोरीन और नियॉन। तो कौन सा एक ही वर्ग में आपका प्रेजेंट होगा, आंसर करें। बताएं। वर्ग की बात हो रही है, आवर्त की बात नहीं हो रही, इस बात को भी ध्यान रख लेना। ऐसे शब्दों को पेपर टाइम में क्या करना है, मार्क करना है आप लोगों को।
देखो एक ही वर्ग की बात करें तो सोडियम आपका वर्ग 1 में है, मैग्नीशियम वर्ग 2 में, ये तो होने वाला नहीं है। लेकिन कार्बन और नाइट्रोजन की बात करें तो कार्बन आपका वर्ग 14 और कार्बन आपका कहाँ है वर्ग 14 और वर्ग 15 में आपका नाइट्रोजन है, तो यहाँ भी वर्ग मैच नहीं हो रहा, मतलब ये भी आंसर नहीं है। देन फ्लोरीन और नियोन, फ्लोरीन आपका वर्ग 17, फ्लोरीन कहाँ मिलेगा 17 के अंतर्गत, कहाँ मिलेगा वर्ग 17 के अंतर्गत। नियोन कहाँ मिलेगा वर्ग 18 के अंतर्गत, तो ये भी आंसर नहीं है, वर्ग मैच नहीं हो रहा। तो बचा कौन सा सर, एक ही तो बचा, सोडियम और पोटेशियम वर्ग 1 में आते हैं दोनों, इसमें आते हैं वर्ग 1 में आते हैं। तो ये थे आपके पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। एक बार मुझे ये बता दें कि आज की क्लास कैसी रही, सभी बच्चे रेस्पॉन्स करें, आज की क्लास कैसी रही। ओके चलिए तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहें, धन्यवाद।